मैं सब स्टूडेंट को अलाउ कर देती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप में से अगर कोई कट कर अपने पास रखना चाहता है वो कर सकता है। आई थिंक आई एम डन। चलिए जी, आगे चल। एज वी आर डन, तो मैं थोड़ा अब रैपिड करूंगी ताकि हम नई चीजों को सीखने की तरफ आए। जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। पहले हमने कोड बुक की बात की थी। कोड बुक चूंकि हमने सबने बनाई हुई है और मेन्यूज डायलॉग बॉक्स सब हमारा एक्सपोजर है इन सारी चीजों के साथ, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बहुत क्लियरली पता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। आगे आ जाते हैं। अब आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब आप डेटा शीट को प्रिपेयर करने लगे हैं। आपने आईबीएम एसपीएसएस पहली बार खोला है और आपने देखा है कि उसको वो क्या है, इसमें हमने जाके करना क्या है। सबसे पहले आपने आईबीएम एसपीएसएस को खोल लिया और अब आपने डाटा शीट बनानी शुरू करनी है। उसके कितने सारे स्टेप्स हैं, वन बाय वन सारे देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने डाटा फाइल क्रिएट करनी है। और जो आपने कोड बुक में जैसे वेरिएबल लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल आपने वेरिएबल व्यू में जाके सारे के सारे एंटर कर देने हैं उसी एक फॉर्मेट पे। यानी वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी कोड बुक में होती है उसको फॉलो करते हुए ये सारा कुछ आप एंटर कर लेते हैं उसके ऊपर भी। देन आपने डाटा को फिर आपने एंटर किया डाटा व्यू में जाके और फिर उसके एरर्स को चेक किया। हाँ, वन बाय वन फिर से दोबारा से ऑप्शन नहीं कराऊंगी, सिर्फ बताऊंगी। आईबीएम एसपीएसएस की ऑप्शन जो है उसको जब आपने अपनी डाटा फाइल को बनाना शुरू करना है उससे पहले ही या तो आप इस ऑप्शन को कर दें। मैंने आपको नहीं कराई थी ये वाली ऑप्शन। अगर आप चाहें तो आप पहले ही इसको इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने आपको वन बाय वन वाली कराई हुई है और अगर पेपर में आएगा तो आपने वन बाय वन वाली करनी है। तो हम उसी उन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि वो ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपने डाटा फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है। हमने वेरिएबल, प्लीज अपने आप को म्यूट म्यूट कर दें। आपने आपने में गए तो कितनी सारी ऑप्शंस लंबी सारी आ रही हैं। आपने उनको डिफाइन करना है। ये जो हम डिफाइन कहते हैं ना कि ये करेक्टरिस्टिक्स है, इनका क्या करना है। जो भी हम इसमें ऑप्शंस को चूज करते हैं हम कहते हैं कि हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, आप एसपीएसएस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके वेरिएबल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या क्या होती हैं, क्या आपके वेरिएबल का नाम क्या होगा। इसके अलावा आप इसकी क्या कोडिंग करेंगे, नेम के बारे में। जैसे ये भी पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि नेम की जो है ना करेक्टरिस्टिक्स लिखे, तब आप कहते कि इसमें क्या लिखना है, आपने बताना है कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए यहाँ पे है कि ये यूनिक होना चाहिए, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हमेशा लेटर से शुरू होगा, कोई स्पेस सिंबल इसके बीच में नहीं आता है। इसके अलावा टोटल मैक्सिमम करेक्टर्स इसमें 64 हो सकते हैं और ये प्रिसाइज छोटा सा वेरिएबल का एक निक नेम हम रख लेते हैं जो इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो पहला जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बात लिखी हुई है कि पहला वेरिएबल हमेशा आईडी लिखा करें। कोई नंबर असाइन कर दिया करें क्वेश्चनर को और वो आईडी आप यहाँ पर रखा करें। नहीं कि आपका जो वेरिएबल है इसकी क्या टाइप है, क्या ये लफ्जों की अल्फाबेटिकल फॉर्म में होएगा, क्या ये कोई डेट है, क्या ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, या ये कोई स्कोर है। आपने अपने वेरिएबल को बताना है कि ये क्या है। एग्जाम्पल आप इसको स्ट्रिंग के ऑप्शन पे लेके जाते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब है सारा कुछ लिख, आप उसमें डेट भी लिख सकते हैं, आप उसमें अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, आप उसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक लिखते हैं तो उसमें सिर्फ स्कोर ही आएगा। आप उस पर बी 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 टाइप करते रहे तो ये टाइप होगा ही नहीं, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही टाइप करेगा। हम फिर स्ट्रिंग की ऑप्शन चूज करेंगे, शूट कर सकते हैं। सेल और बॉक्स में थ्री डॉट्स होते हैं साइड पे दिए हुए, उनको हिलाएंगे तो वहां से आपके सामने ये सारी की सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। एज वी आर डन विद दिस,
मैं इसलिए इस टाइम एसपीएसएस की शीट खोल के आपको साथ साथ ये नहीं चला रही, क्योंकि हम ये सब कुछ कर चुके हैं, हम सिर्फ एक बार रिपीट कर रहे हैं। डेटा फाइल को क्रिएट है भाई हम कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अगली ऑप्शन विथ की होती है, जो बाय डिफॉल्ट 8 की होती है। ये है कि कितनी वो खुली कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। जनरली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आपका वेरिएबल स्ट्रिंग है जिसमें आपने अल्फाबेट टाइप करने हैं, तो वो लंबे लंबे नाम होते हैं, तब आपको ये इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी विथ को बढ़ाना पड़ेगा। और ये उतनी होनी चाहिए जिसके अंदर अंदर आपका चीज लिखी जाए, इतने करेक्टर्स होने चाहिए, इतने यूनिट्स होने चाहिए जिसमें आपका नाम पूरा का पूरा आ जाए, मैक्सिमम वाला। डेसिमल्स का मतलब ये है कि इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि एसपीएसएस में हमारे हमें एपीए कहता है। एसपीएसएस में तो आप जितनी मर्जी दे दें उसको, 3 4 5, लेकिन एपीए कहता है कि हमें बस 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। तो हमने चूंकि एपीए के हिसाब से ही अपनी रिसर्च को फॉर्मेट करना होता है, तो हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू को 2 ही डिसाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट भी ये 2 ही होती है, अपने आप ये 2 ही लिखी होती है। चेंज अब करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई और काम कर रहे होंगे। अगर एसपीएसएस की इस शीट को लोग किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो इसकी ये वैल्यू बढ़ा दें। अदरवाइज जनरली ये बाय डिफॉल्ट 2 है, और हमें जरूरत भी 2 की होती है। लेबल जो है वो नाम की एक एलैबोरेटिव फॉर्म होती है। जो नेम है वो बहुत छोटू सा निक नेम, मैंने कहा था जैसे वैसे होता है, ये इसका एलैबोरेटेड वर्जन होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे आप अपना पूरा क्वेश्चन डाल देते हैं। देन वैल्यूज, वो वेरिएबल जो कैटेगोरिकल होते हैं अपनी नेचर में, उनको हमने वैल्यूज असाइन करनी होती है। हर कैटेगरी को अलग अलग वैल्यू असाइन करनी होती है, वो हम वैल्यूज में असाइन करते हैं। ये मैं इस टाइम इसलिए इतना ब्रीफली करा रही हूँ क्योंकि हम इसको बहुत दफा पहले ही कर चुके हैं, तो हमें अब करने की जरूरत नहीं है। मिसिंग वैल्यूज जो होती हैं वो ये कि आपका जो एसपीएसएस है, जब प्रोसेस करने लगे तो इन वैल्यूज को वो मिसिंग के तौर पे परसीव ना करे। उसको पता हो कि ये खाली नहीं है, ये मिसिंग है, ये किसी ने छोड़ी हुई है। अदरवाइज ऐसे वो परसीव करेगा कि जैसे ये किसी ने लिया ही नहीं हुआ। तो जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, मिसिंग वैल्यू के लिए हम कोई ऐसी वैल्यू सोच लेते हैं जो कि हमारे डेटा के जो रेंज है उससे काफी बाहर हो। वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये मिसिंग वैल्यू, और फिर हमें मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता है कि ये इतनी इतनी मिसिंग वैल्यूज हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप 0 0 लगाते जाते हैं अदरवाइज, या कुछ वो जीरो खुद परसीव कर लेता है और जीरो एक्चुअल वैल्यू भी होती है, तो मिसिंग वैल्यू डिटेक्ट नहीं होती। इसलिए हम इसको 999 या फिर टेट्रा 9, ऐसे कोई ना कोई हम नंबर सोच लेते हैं अपने जहन में जो हमारे नॉर्मल रेंज के बाहर का होता है, और उसको हम मिसिंग वैल्यू के तौर पे साइन कर देते हैं। अच्छा जी, कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट 8 पे ही सेट होता है। एज सच के ये कितने कॉलम एक उस पे शीट पे वगैरह पे नजर आएंगे। अलाइनमेंट का मतलब है कि डेटा किस साइड पे होगा, सेंटर में होगा, दरमियान में होगा, राइट लाइन होएगा, लेफ्ट लाइन होएगा। ये बस सिर्फ देखने की चीजें हैं। इनका एज सच जब हम डेटा कंडक्ट करते कोई एनालिसिस कंडक्ट करते हैं तो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ ये विजुअलाइज करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए है। अच्छा जी, फिर अब आपके जब वेरिएबल व्यू हो गया, उसके बाद आपने डेटा फाइल क्रिएट करनी है। और अभी रहता है, अभी वही डेटा फाइल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं। उसकी लास्ट ऑप्शन होती है मैयर की। मेजरमेंट में जाके आपने अपने वेरिएबल को डिफाइन करना है कि क्या ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है या फिर ये एक स्केल वेरिएबल है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं, जो आपके क्वेश्चनर्स होते हैं, हमेशा आपको जो रिस्पांस देते हैं ना, आप कैटेगरीज में लेते हैं, लेकिन आप उसको नॉमिनल वाली कैटेगरी चूज नहीं करते, उसके लिए आप स्केल वाली लेते हैं। क्योंकि आप जब रिस्पांस मांग रहे होते हैं तब तो आप कैटेगरीज में ही ले रहे होते हैं, लेकिन आप उसका नंबर देखिए 1 2 3 4 5, बाद में जाके हम इसको कंटिन्यूस स्कोर के तौर पर ही डील कर रहे होते हैं, कैटेगरीज के तौर पे हम डील कर ही नहीं रहे होते। दैट इज वाई हम अपने क्वेश्चनियर को स्केल डेटा पे लेते हैं, और सारे आपके जो वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं वो स्केल डेटा पे आते हैं। अभी ये हम पहले बात कर चुके हैं इन सारी चीजों की, ये जस्ट एक रिफ्रेशर था। रोल में फिर आपने डिफाइन करना होता है ये आईवी है या ये डीवी है, वट एवर। अच्छा, जब आप वेरिएबल व्यू बना रहे होते हैं तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं और जो पेपर में आ भी जाते हैं। तो वो कौन कौन से वेरिएबल हैं, खास तौर पे जब आप क्वेश्चनर बनाने लगते हैं तब आपको बड़ी हेल्प होती है। पूरा आपने क्वेश्चनर, यानी कि एक वेरिएबल बनाना है 50 दफा, अगर आपके क्वेश्चनर में 50 सवाल है, तो आप एक जो है वेरिएबल उसको कॉपी करते हैं और उस तरह के कितने सारे और बना लेते हैं। मैं ये इस वक्त स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसकी हमने बड़ी रिहर्सल की हुई है, और हम ये हमारा थोड़ा वक्त लेगा। अच्छा जी, डेटा एंट्री भी आपको आती है, डेटा एंटर कर लिया कैसे
ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ये जो आगे वाले है ना, यूजफुल सॉर्ट द डेटा फाइल, ये आपने एक दफा रिहर्स करके आने हैं बच्चों, क्योंकि ये हमने इतनी दफा कर लिए हैं। ये अब मैं सिर्फ आपको एक टेस्ट के तौर पे आपसे लूंगी। सॉर्ट डेटा फाइल का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने डेटा फाइल को कैसे तरतीब देना चाहते हैं, किस सेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे की तरफ देना है या नीचे से ऊपर की तरफ देना है, या आप चाहते हैं कि ऊपर वाली साइड पे सारे आदमी आ जाए, नीचे वाली साइड पे सारी औरतें आ जाए। तो ये बड़े आराम से हो सकता है। वहां जाएं, आपकी ऑप्शन की डेटा की ऑप्शन में जाएं, मेन्यू में जाएं, डेटा मेन्यू से जाके सॉर्ट केसेस में जाएं, सॉर्ट केसेस में जाकर आप यहाँ पे जेंडर वाली ऑप्शन क्लिक करें, यानी वेरिएबल जो चूज करना है ना, वो जेंडर चूज करना है। अब अगर आपने मेल या फीमेल के हिसाब से तरतीब देनी है, और मेल को आप चाहती हैं कि ऊपर आया, फीमेल नीचे जाए, और मेल को आपने 2 नंबर दिया और फीमेल को 1 असाइन किया हुआ है, तो आप इसको डिसेंडिंग डाटा करेंगी तो ऊपर सारे आदमी आ जाएंगे और नीचे सारी औरतें आ जाएंगी। सिर्फ ये सॉर्ट डेटा कि अपने डेटा को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। और अगर आप दोबारा पुरानी तरतीब में आना चाहते हैं, तो वहां जाके आईडी के हिसाब से आईडी को क्लिक करेंगे वेरिएबल में और असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, तो वो फिर सारे पुरानी तरतीब में आ जाएंगे। फिर कई दफा मैंने आपको कहा था, ये भी पहले मैंने समझाया हुआ है, स्प्लिट डेटा फाइल का मतलब ये है कि आपकी पूरी डेटा फाइल मिक्स है। अब आपने सोचा है कि आप कोरिलेशन निकालते हैं अपने आईवी का और डीवी का। ऐसे ही आपका दिल चाह रहा है कि आप चेक करें कि क्या आदमियों और औरतों का जो कोरिलेशन है, इसमें क्या कोई फर्क आता है, क्या आदमी हाईली कोरिलेटेड है या औरतें हाईली कोरिलेटेड है। आप किसी भी वजह से, कोई आपका पीछे वाला लिटरेचर आपको कह रहा है, आपका दिल चाह रहा है, आप अपनी फाइल को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं, और फिर जब आप एक एनालिसिस लगाते हैं ना, एनालाइज में जाके, कोरिलेट में जाके, अब अगर आपकी फाइल स्प्लिट है तो 2 अलग अलग कोरिलेशन निकलेंगे, क्योंकि आपने अपनी फाइल को 2 हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। औरतों वाली फाइल और मर्दों वाली फाइल वो अलग अलग नजर नहीं आ रही होती, वो सिर्फ एनालिसिस में जाके 2 बार एनालिसिस आता है। वैसे फाइल सेम की सेम रहती है। तो ये भी आपने परफॉर्म करके अब आना है, और इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, एज वी आर डन विद दिस एज वेल। हमने क्लास में ये सब किया था, लेकिन अब हम एक रिफ्रेशर के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो अब आप ये दोबारा एक दफा जरूर करके देखिएगा कि जब आप ऐसे करते हैं तो आपके सामने एनालिसिस के बाद 2 अलग अलग कोरिलेशन आ जाएंगे, मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग। जब आप अपनी फाइल को पहले स्प्लिट करेंगे और कंपेयर ग्रुप में जाकर जेंडर वाला जो वेरिएबल है वो ग्रुपिंग वेरिएबल में डाल के ओके कर देंगे, तो ये अपने आप स्प्लिट फाइल हो जाएगी। और फिर इसके ऊपर जो भी एनालिसिस लगेगा, वो चाहे टी टेस्ट का है चाहे वो कोरिलेशन का है, वो आपको अलग अलग नजर आएगा। हाँ, इसको अभी स्किप करते हैं। फाइल्स को मर्ज करना ये आपने की हुई है, आई डोंट वांट टू गो इन दिस डिटेल, क्योंकि ये सब कुछ मैंने परफॉर्म करवाया हुआ है। सिर्फ ये एक चीज है जो आपने पहले की थी, लेकिन तब इसकी सेंस आपको नहीं थी, तभी आप इसको इतना समझ नहीं पाए थे। अब जब आप देखें, जब आप डेटा को डील करते हो, एनालिसिस करने लगते हो, तो आप जब वेरिएबल चूज कर रहे हो तो ना, इतनी लंबी लिस्ट होती है। मिसाल के तौर पे इमोशनल इंटेलिजेंस के 40 सवाल, फलाने क्वेश्चन के 20 सवाल। आप स्क्रॉल करते 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 नीचे आते हैं, फिर नीचे आपके आपको टोटल नजर आता है। तो आप इतनी मेहनत करने की बजाय बार बार तो आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना एक सबसेट बना लेते हैं जिसमें हमें ये दरमियान वाले कोई नजर ही नहीं आते। हम इस सबसेट को यूज कर देते हैं अपने एनालिसिस के टाइम पर। ये सबसेट जो है पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सिर्फ हमें बताना पड़ता है कि हमारे सबसेट में कौन कौन सा वेरिएबल होगा, और बस हमें ये दिखाना है। पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है, और जब हमने उसको यूज करना होता है, तब जाके हमने इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है। यूटिलिटीज में जाके, डिफाइन वेरिएबल में जाके, वो वेरिएबल जिनको हमने इस सबसेट में डालना है उनको चूज करते हैं, और फिर इसको कोई नाम दे लेते हैं, मिसाल के तौर पे एनालिसिस के लिए वेरिएबल या स्पेसिफिक वेरिएबल, या अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, कोई एक अच्छा सा नाम दे दे, और वो डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे, बगैर एक्टिवेशन के ये इस्तेमाल नहीं होगा। फिर वहीं से यूटिलिटीज में जाना है, जहाँ डिफाइन वेरिएबल वाली ऑप्शन होती है, उसके नीचे वाली ऑप्शन होती है यूज वेरिएबल सेट, उनको आपने क्लिक करना है, और वो आप वक्त जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीनिंग भी डेटा की मैंने आपको कराई है। मैं आपको नई चीज की तरफ जाना चाह रही हूँ, ताकि हम किसी एक प्रॉपर वक्त के अंदर हम कुछ प्रॉपर चीज खत्म कर चुके हों। अच्छा जी, ये सैंपल करेक्टरिस्टिक्स वाला टेबल है, ठीक है।
सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये जो आपका सैंपल है, यानी जिसको आप जिनसे आपने क्वेश्चनर शेयर किया हुआ है, उस क्वेश्चनर के जो आपने डेमोग्राफिक पूछे हैं, उन डेमोग्राफिक्स में से आप लड़कियां लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, रूरल बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की जो आप मेन मेन सेलिएंट बातें लिखना चाहते हैं, वो इसमें आ सकती हैं। अगर आपके वेरिएबल कैटेगोरिकल हैं तो दो चीजें देते हैं, वन इज कॉल्ड एन, द अदर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये जो स्लाइड्स बनाई थी ना, मैंने कुछ पिछले साल बनाई थी, तो एपीएस 6 पे बेस्ड करती हैं। नए टेबल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, एपीएस 7 के हिसाब से आपने टेबल बनाने हैं। तो जी आपका ये सारी जो है ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये परसेंटेजेस हैं। और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं उसकी आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देनी होती है। इवन ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सैंपल टेबल में नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी अगर जाहिर सी बात है हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, हमने उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देनी होती है। तो वहां से कंफ्यूज ना करिएगा, ये हमने देनी है। ये तीसरे जहां आप अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं ना, उसके फौरन बाद आपने ये बनाना होता है। जब आपके तीसरे चैप्टर का ये वाला टेबल बन जाएगा, आपका थर्ड चैप्टर पूरा हो जाता है। फोर्थ चैप्टर में आएंगे तो फोर्थ चैप्टर में जाकर ये भी अगेन एपीएस 6 से बना हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं। और एपीएस 7 वाला जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और आप लोग मुझे बना के चेक भी करवा चुके हुए हैं। ये आप अपने सारे वेरिएबल्स की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको चेक करते हैं। एक्चुअली ये भी स्क्रीनिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। एन मीन्स आपका टोटल सैंपल साइज कितना है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अल्फा लेवल है, फिर रेंज है, एक्चुअल पोटेंशियल है। एक्चुअल अब देते हैं, पोटेंशियल नहीं कहा जाता, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आपको पोटेंशियल भी देनी चाहिए है। एंड स्क्यूनेस है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत ही एक अहम करेक्टरिस्टिक्स है, इसको शामिल करना चाहिए, लेकिन अभी आपके उसमें नहीं शामिल, तो आप इसको छोड़ दे। अच्छा जी, जब आपकी रिलायबिलिटी यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। जब आपकी रिलायबिलिटी 0.7 से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब है कि ये डेटा हमारी करंट पॉपुलेशन के लिए रिलायबल है। यानी इस पॉपुलेशन ने जब इन क्वेश्चनर को फिल किया तो उनको समझ लग गई कि इन सवालों का क्या जवाब है, और उन्होंने जवाब दिए वो इतने रिलायबल हैं, वो इतने अच्छे हैं, उनमें इतनी आपस में एसोसिएशन है कि हम कह सकते हैं कि ये डेटा इतना अच्छा है कि हम इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस जो भी लगाएंगे वो वाकई ठीक रिजल्ट हमें दे रहे होंगे। सो जब हमारी अल्फा लेवल जो है वो 0.70 से ज्यादा आता है, हम मुतमईन होते हैं और हम फिर नेक्स्ट किसी लेवल की तरफ चलते हैं। अब जो रेंजेस है ये सब कुछ चुके हम कर चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। आगे चलते हैं। अब आते हैं कि अब एनालिसिस कौन कौन से लगाने होते हैं, उनमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ जाए, आपने उनकी स्क्रीनिंग कर ली, उसके बाद मस्ट है कि आप उनकी रिवर्स कोडिंग करें। रिवर्स कोडिंग करके आपने टोटल निकाले, टोटल निकाल के आपने आपके सामने रिलायबिलिटीज भी चेक कर ली हैं, टोटल भी निकल आए हैं। जहां जहां रिवर्स कोडिंग थी वो करने के बाद सब कुछ कर लिया। ये उसके प्रोसीजर है रिवर्स कोडिंग के, टोटल स्कोर कैसे निकालना है। फिर ये है कि अगर कैटेगरीज को, अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो उसको कैटेगरीज में कैसे बनाना है, वगैरह वगैरह। इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब आते हैं रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे निकालते हैं। रिलायबिलिटी होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। और रिलायबिलिटी एनालिसिस ये मैं इसलिए बताने लगी हूँ कि पेपर में जब आएगा ना, तो सिर्फ मेरी लफ्जी बातें काफी नहीं है, आपको ये पेपर में लिखना पड़ेगा। रिलायबिलिटी हमेशा हमेशा सिर्फ स्केल की निकलती है, वेरिएबल की नहीं होती, ये स्केल की होती है। स्केल की ओवरऑल भी हो सकती है और स्केल की सब स्केल्स की भी हो सकती है। अगर आपका स्केल यूनिडायमेंशनल है, यानी उसकी मल्टीपल डायमेंशंस नहीं है, तो स्केल की ओवरऑल हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जो 0.70 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि सोशल साइंसेज में ये ठीक है। अच्छा जी, क्रॉनबैक वो शख्स था जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसी वजह से इसका नाम क्रॉनबैक सल्फा होता है। और ये बढ़िया एक सेंसिटिव सी वो चीज है, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स के कम या ज्यादा होने से इस पे इम्पेक्ट आता है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना, अब मैं आपको इतनी डेप्थ में लेकर नहीं जा रही, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो ये आपको बता देगा कि आपकी रिलायबिलिटी फलाने फलाने सवाल नंबर की वजह से खराब हो रही है। तो अगर उसमें कोई एरर ना हो तो फिर हम उन आइटम्स को वैसे ही डिलीट कर देते हैं, कि जब हम इस स्केल में से फलानी फलानी आइटम को डिलीट कर देते हैं, तो ताकि हमारी रिलायबिलिटी अक्वायर हो सके।
पैलेंट जो है एसपीएसएस सर्वाइवर का मैनुअल जिसने लिखा उसका नाम है। पैलेंट कहता है कि जो इंटर आइटम कोरिलेशन होता है उसको ही रिपोर्ट करना चाहिए, जिसको आपको क्रॉनबेक अल्फा कहते हैं रिलायबिलिटी तो और बहुत तरह की भी हो सकती है, लेकिन हम जो है वो क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी देते हैं। और ये उस बंदे ने जिसने कहा हुआ है उसकी सजेशन है, यानी उसका नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है कि इस बंदे के कहने की वजह से हम क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी जो है इसको हम मेंशन करते हैं। मेन्यू बॉक्स पे जाना है, एनालाइज पे जाना है, स्केल पे जाना है, रिलायबिलिटी एनालिसिस को क्लिक कर देना है। सारी आइटम्स जो एक स्केल की हैं उन सबको क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स में डालना है, फिर वहां से जाकर आपने चूज कर लेना है कि हमने रिलायबिलिटी करनी है। देख चुके मैंने आपको इससे ज्यादा डिटेल कराई नहीं है, ये उससे ज्यादा डिटेल आ रही है, उसकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये है कि अगर हम इस आइटम हर आइटम के सामने ना एक वैल्यू आ जाएगी कि अगर हम इस स्केल में से इस आइटम को डिलीट कर दें तो रिलायबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। तो जब आपका टेबल लंबा सारा बन जाता है, वो हर आइटम को डिलीट करके जो हमारे पास रिलायबिलिटी में बेहतरी आएगी वो हमें कैलकुलेट करके बता देता है, जो हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम कहते हैं कि डेटा जो है हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये आपने हजार जगह पे पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा। तो ये इससे क्या मुराद है? इसका मतलब तो ये है कि नॉर्मेलिटी जो है ये एक बड़ी अहम चीज है। मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाई थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मेलिटी होती है कि आपका जो डेटा है वो सेंटर्स में ज्यादा एलिवेटेड होता है, यानी सेंटर्स में इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे कम स्कोर्स होते हैं। नॉर्मली कोई भी करेक्टरिस्टिक, यानी आपके जो वेरिएबल हैं ये पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स ही हैं। काइंडनेस हो गई, सोशल एम्पथी हो गई, फॉरगिवनेस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, एडिक्शन हो गया, कोई भी वेरिएबल जो आप देखते हैं ये एक वेरिएबल है जिसको पॉपुलेशन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी एक्सट्रीम पे कम और साइडों पे दरमियान में ज्यादा होना चाहिए। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कि जब हम अपने डेटा के ग्राफ बनाते हैं ना सीधे सीधे, तो हमें वहां से पता लग जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए भी आपको एक लंबे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, वो भी मैं बनाना कहीं ना कहीं आपको क्लास में बता दूंगी, लेकिन वैल्यूज के जरिए से भी आप नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा कि टेबल जो हमारा गुजरा है 4.1 वाला टेबल, उसमें स्क्यूनेस का लफ्ज लिखा हुआ था। दो वैल्यूज आप जब डिस्क्रिप्टिव निकालते हैं जहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह चूज करते हैं, वहाँ स्क्यूनेस भी लिखी होती है, कर्टोसिस वगैरह ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर आप ये दोनों ऑप्शंस क्लिक कर लें तो आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाती है। स्क्यूनेस यह है, ये बताती है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सिमेट्रिकल है, राइट को मुड़ी हुई या लेफ्ट को ज्यादा एलिवेटेड तो नहीं है, जिसको आप पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड के नाम से आपने पढ़ा होगा। अगर तो आपकी वैल्यू जो है वो दरमियान में रहती है, अभी मैं बताती हूँ कितनी वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि ये स्क्यूड नहीं है। ये स्क्यूनेस जो है ना ये नॉर्मेलिटी की जिद है, स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक और चीज जिससे पता लगता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कर्टोसिस होता है। कर्टोसिस जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम हाइट या पिकेटनेस के बारे में बताता है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है तो आपकी स्क्यूनेस और जो कर्टोसिस है दोनों की जो वैल्यूज आती हैं टेबल में ही आएंगी। जाहिर सी बात है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल में स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की वैल्यू आ जाती हैं। ये वैल्यू जीरो के करीब करीब रहती हैं, जितनी जीरो के पास है उतनी नॉर्मेलिटी है, और जितनी जीरो के दूर होती हैं उतनी ही आ, गलत है। तो पॉजिटिव स्क्यूड वैल्यूज होती हैं, मेरा ख्याल है मैं इसको ना स्किप करूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। वैसे इसमें ना डिटेल दी हुई है, अगर वैल्यू जीरो से यहाँ तक आए तो इसका ये मतलब है, अगर जीरो से 25 तक आए 0.5 तक तो इसका ये मतलब है। चूंकि ये इतनी डिटेल में जा रहा है और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से को मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्लिक कर आगे गुजार दूं। अगर आपने पढ़ना है तो आप मुझे बताएं, मैं ये आपको पढ़ा देती हूँ। उन दोनों को सारा शॉर्ट करके यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि अगर आपकी वैल्यू -1 और +1 से ज्यादा है तो आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्यूर्ड है, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए ये बड़ी बुरी चीज है। अगर आपकी सिक्यूरनेस जो है वो -1 से लेके हाफ यानी कि 0.5 से लेके 1 तक है, या फिर +0.5 से लेके +1 तक है, तो आपका डेटा मॉडरेटली सिक्योर्ड है। और अगर आपका डेटा जीरो से लेके 0.5 तक है तो तकरीबन ये सिमेट्रिकल ही है, क्योंकि ये जीरो के पास पास ही है।
तो जीरो के जितना पास है उतना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना जीरो से दूर है उतना ज्यादा ये सिक्यूर्ड है। आपकी पहली वाला तो लेक्चर जो है ना वो खत्म हुआ। इस सब में आई नीड सम फीडबैक। प्लीज अपना माइक जरा ऑन करें और मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने आगे किस स्पीड से जाना है, क्या ऐसे समझ लग रही है, वगैरह वगैरह। तो अपने आप को जरा अनम्यूट करें और रिस्पॉन्ड करें। मैम बाकी तो रिपीट ही था हमारा, जो स्क्यूनेस वाला है ना वो उसमें थोड़ी सी है अभी कंफ्यूजन। ठीक है। एक्चुअली एपीएस 7 ने ना स्क्यूनेस को बीच में से खत्म कर दिया। तो मैंने भी सोचा कि मैं आपको ना एक लंबे उसमें नहीं डाल दी, वरना स्क्यूनेस जो है अभी आपने ना टेस्ट जो भी पढ़ेंगे कोई से भी, तो हर टेस्ट की ना एक प्रायोरिटी प्री एक शर्त होती है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं बना बना के दिखाती थी ना आपको, डिस्ट्रीब्यूशन वो ग्राफ, तो दरमियान से जरा पीक उसकी होती है और फिर साइडों पे जरा वो कम होता है, साइडों पे एक्सट्रीम पे उसका स्कोर कम होता है। कहते हैं कि हर करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एक्सट्रीम पे कम होती है, चाहे वो सोने के आवर्स हो, चाहे वो आपके ईटिंग पैटर्न्स हो, हर चीज जो है वो ज्यादातर सेंटर में रहती है। हाइट देख लो, यानी ज्यादा लोगों की हाइट भी एक सेंटर के पैटर्न पे रहती है। तो अब आपका जो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया किसी भी ट्रेट के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वो पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा। दरमियान में जो है वो ज्यादा लोग होंगे, एक्सट्रीम पे कम होंगे। कैसे चेक कर सकते हैं? या तो ग्राफ बना के, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना बना के दिखाई हुई थी, या तो वैसे कर सकते हैं, या कोई वैल्यू हमें बता दें। ग्राफ से भी पता लग जाती है और वैल्यू से भी पता चल जाती है। जिस वक्त आप एसपीएसएस रन करते हैं ना, मैं एग्जांपल दे के दिखाती हूँ आपको, उस वक्त ऑप्शन आती है आ, साथ ही इसकी स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की। उसको क्लिक कर लेते हैं और तो आपके सामने स्क्यूनेस की वैल्यू भी आ जाती है और आपके सामने कर्टोसिस की वैल्यू भी आ जाती है। जो वैल्यू आई है, जैसे आपको भी रिलायबिलिटी की वैल्यू पता चली है, अगर आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.70 से, एक सेकेंड, अगर आपकी वैल्यू जीरो के करीब करीब रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एज्यूम कर रहे हैं, यानी आपको लगता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लेट्स सपोज कि अगर आपकी वैल्यू जीरो के करीब करीब नहीं आती, जितनी ज्यादा दूर होती जाएगी उतना ही ज्यादा आपका डेटा जो है वो स्क्यूड होता जाएगा। थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लूं अभी, आपका इसको इंशाल्लाह हम कल तक कंटिन्यू भी करेंगे। अब जितना पीछे से हो गया, कल वाली क्लास इससे आगे चलेगी। अभी आपकी क्लास में लोग भी कम आए हुए हैं, तो कल वाली क्लास का टाइम डिसाइड कीजिए मेरे साथ कि किस वक्त आप लेंगे क्लास को। जब आपकी क्लास का टाइम डिसाइड होएगा ताकि हम एक फिक्स टाइम पे आप भी और मैं भी आ सकें, एक बात। और दूसरी बात ये कि फिर सारे आए भी। और तीसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग जो है ना वो आप में से जरूर कोई और भी कर ले। मैंने ऑप्शन क्लिक की हुई है ताकि आप जब इसकी रिकॉर्डिंग करें तो आपके अपने पास भी हो। मैं जब करूंगी तो फिर आ, वही जाने जाने में इतना टाइम लेता है, तो मैं जरा सुस्त हूँ इन मामलों में। आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग खुद ही ये कर लें तो अच्छी बात है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्लास नो मैम। स्क्रीन शेयर नहीं। एसपीएसएस वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो नो मैम। मैम। एक मिनट वेट करें, मैं तो उस पे आपको ये कैलकुलेट करना बता रही हूँ। अब आ रही है? एसपीएसएस नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। देखें, आपके एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव्स में गए,
था, मेरे सामने ना बड़ा कुछ ऊपर और खुल जाता है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होता, पर मुझे ये आपकी ना स्क्रॉल करनी पड़ती है, नजर नीचे करते हैं इसको। चले, एनालाइज में गए, एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव्स में गए, फिर डिस्क्रिप्टिव्स में गए। यहाँ से आपने अपने स्कोर का टोटल देख लेना है, जिसको ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है। टोटल यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है टोटल सोशल डिजायर, ये कोई ग्रेवेटर में ही सैंपल फाइल दी हुई है, मैंने वही क्लिक की है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरी वेरिएबल बॉक्स में आ जाएगा। ऑप्शन में जाऊंगी, ऑप्शन में जाके अभी तक जहां तक मैं आपको पहले करा रही थी, मैं आपको करा रही थी मिनिमम मैक्सिमम, जिधर से आप एक्चुअल रेंज निकालते थे, उसी के नीचे देखिएगा यहाँ कर्टोसिस की वैल्यू और स्क्यूनेस की वैल्यू भी दी हुई है। आप स्क्यूनेस और कर्टोसिस को क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके सामने आउटपुट खुल गई एंड सी के आपके सामने स्क्यूनेस की वैल्यू भी आ गई है, कर्टोसिस की वैल्यू भी आ गई है। अब ये वैल्यू जितनी जीरो से पास होएगी, जीरो अगर ये माइनस में है या चाहे प्लस में है, दोनों सूरतों में जो ये जब 0 से लेके 0.5 तक आती है तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है। फिर जब 0.5 से 1 के बीच में आती है, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का, दोनों की वैल्यू स्क्यूनेस की भी और कर्टोसिस की भी, तो हम कहते हैं कि ये मॉडरेट किस्म का स्क्यूड भी है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वायलेशन है। और फिर असूलन तो हमें इसके साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम गुजारा कर भी जाते हैं अगर हम इसकी कोई वजाहत दे सकें तो। और आखिरी चीज, अगर ये 1 से भी ज्यादा हो, 1 से लेकर 1.5 तक हो, तो हम कहते हैं ये हाईली स्क्यूड है। जिस वक्त ये हाईली स्क्यूड निकल आता है ना, उसके बाद तो फिर हम जो है ना इस डेटा के साथ नहीं चलते। हम कहते हैं हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब भी हमने पैरामीट्रिक स्टेट्स लगानी है, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। जिस वक्त वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, हमारी हर टेस्ट की शर्त वायलेट हो रही होती है। सो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को हम इस वजह से चेक करते हैं और इसलिए हम लगाते हैं। आप कोई सवाल है तो मुझसे यही पूछ लीजिए, वरना आपके पास लेक्चर 1 है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ तब भी आ ही जाएगी आपको। आगे नजर आ रहा है? लेक्चर 2 कोरिलेशन। यस मैम। चलिए जी, अब पहला तो हो गया। सेकंड लेक्चर पे आते हैं, कोरिलेशन की बात करते हैं, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और आई होप कि ये आप लोगों को अब आती है। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल के दरमियान में होता है उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम +-1 हो सकता है। कोरिलेशन जब भी आप रन करेंगे तो आपके सामने दो चीजें हैं, तीन चीजें आती हैं एसपीएसएस की शीट पे। सबसे ऊपर वाले जो वैल्यू आती है उसको आप कहते हैं कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो चीजें बताता है, एक ये कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, वो 0 से लेके 1 तक कहीं पर भी फॉल कर सकता है। प्लस माइनस जो है वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, और जो वैल्यू होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है। ये दोनों चीजें अगर हम जोड़ दें तो इसको कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। किस किस्म के हाइपोथेसिस अगर आपके बने हो तो उस वक्त आप कोरिलेशन निकालते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये एक दो एग्जांपल्स आपको पेपर में भी आ सकती हैं। अब एक एग्जांपल दी हुई है, ऑप्टिमिज्म विल बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद लाइफ सेटिस्फेक्शन। जो जितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा उतना ज्यादा वो लाइफ से अपनी सेटिस्फाइड होगा। ये हाइपोथेसिस अगर आपने टेस्ट करना है तो आपको कोरिलेशन लगाना पड़ेगा। या आपके हाइपोथेसिस इस तरह का है कि देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप between A and B, variable A and B, it can be optimism, and turn suicidal ideation कर ले, तो जाहिर है जो ऑप्टिमिस्टिक है वो सुसाइडल नहीं होगा, तो उनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ऐसे कोई भी हाइपोथेसिस जिसमें एसोसिएशन की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, लिंक की बात हो, उसको जब भी आपने टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस हम बनाते ही इसलिए कि हम उनको टेस्ट कर सकें। हाइपोथेसिस, ऐसे हाइपोथेसिस जब भी आपने टेस्ट करने हैं तो आपको रिलेशन लगाते हैं। कोरिलेशन जो है वो काफी तरह का होता है। जो आप कर रहे हैं वो बाइवेरिएट कोरिलेशन है। बाइवेरिएट कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहा होता है। एसपीएसएस में बाइवेरिएट कोरिलेशन जो है वो कौन सा है? पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जो कि आपके जो आप करते हैं जब आपका डेटा स्कोर डेटा है, यानी आपका डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा है, तब आप जो ऑप्शन क्लिक करते हैं वो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की निकालते हैं। अगर आपका डेटा ऑर्डिनल होगा तो तब स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन लगेगा।
अगर आपका डेटा जो है नॉन पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक का मतलब ये है कि उसमें आप पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर जो है एज्यूम नहीं करे, उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप कैंडल कोरिलेशन की ऑप्शन पर जा सकते हैं। लेकिन 99% ऑफ द टाइम जो डेटा रिपोर्ट होता है कोरिलेशन के बारे में, जो कंडक्ट होता है, वो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, तो दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन को फाइंड आउट करता है। ओके जी। आगे बताया गया है कि जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बताता है, ये रॉ नंबर्स विद, चलो ये भी छोड़ दे, इसकी जरूरत नहीं है, जितना आपने किया उतना काफी है। जो पियर्सन कोरिलेशन है, एक्चुअली हम इसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल ही है। ये रिलेशनशिप जो है, ये हम तब लगाते हैं जब हमने दो स्केल डेटा या दो से ज्यादा स्केल डेटा के दरमियान, लेकिन रिलेशनशिप दो दो करके ही आपस में देखना होता है, एक ही वक्त में हम ज्यादा पेयर्स के दरमियान कोरिलेशन निकाल सकते हैं। बहरहाल जब हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना होता है जो कि स्केल डेटा बेस्ड होते हैं, तो हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन लगाते हैं। जब भी आपने पियर्सन रिलेशनशिप लगाना है, पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन लगाना है, उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? नंबर वन, रिलेटेड पेयर्स होने चाहिए, यानी कि